दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी जब डिजीज़ होती है तो उसके लिए जो है या तो वैक्सीन बनाई जाती है यानी कि टीका बनाया जाता है, और या फिर दूसरी तरफ जो है वो ड्रग निकाली जाती है, मेडिसिन निकाली जाती है, कोई दवा निकाली जाती है। तो उसको जो है एक तरह से एक लैब से, रिसर्च लैब से होते हुए आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे क्लिनिकल फेजेस को जो है वो फेस करना होता है। तो क्या है वो क्लिनिकल फेजेस और उसके अंदर उन फेजेस में क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्या एम होता है, कितने टाइम तक उसको ड्यूरेशन के लिए देखना होता है, किन किन पेशेंट पे, कितने नंबर ऑफ पेशेंट पे किया जाता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो होता क्या है कि जब भी कोई डिजीज़ आती है और उसके लिए जब भी कोई पोटेंशियल ड्रग या वैक्सीन के लिए सोच रहे होते हैं तो सबसे पहले जो है कुछ इन विट्रो या इन विवो सारे तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन विट्रो से मतलब है कि टेस्ट ट्यूब लेवल पे, और इन विवो मतलब वो माइस में हो सकते हैं, रैबिट में हो सकते हैं, मंकी में, बंदर वगैरह सब जगह किए जाते हैं। जब यहाँ तक जो है हर लेवल पर कंफर्मेशन हो जाता है तब हम जो है नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल ट्रायल। तो 5 जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में आपकी बात बताने वाला हूँ। इसमें वो है क्लिनिकल ट्रायल 0, एक है क्लिनिकल ट्रायल 1, क्लिनिकल ट्रायल 2, 3 एंड 4। तो क्या है इन चारों में बेसिक डिफरेंस और क्या क्या एम रहता है, इसे 1 बाय 1 करके जानते हैं। तो फेज़ 0 या फेज़ O जो है वो ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसे किया ही जाए, लेकिन फिर भी जो है ये अगर करना पड़े तो ये लेस देन 15 लोगों के ऊपर किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत लो डोज दी जाती है, मतलब आप जितना ड्रग का या वैक्सीन का जो भी आप डोज सोच रहे हैं वो बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि अगर लो डोज के अंदर जो है, अगर उसके अंदर भी अगर रिस्क आ रही है, उसमें भी साइड इफेक्ट आ रही है, तो बेसिकली आपको क्लिनिकल ट्रायल 2, 3 तक जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि वो जब वो 10-15 लोगों में ही सही नहीं बैठ रही है तो आगे की तो बात ही छोड़ दो। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हम ये देख रहे होते हैं कि जो ड्रग हम दे रहे हैं वो ड्रग एक तरह से बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी में किस तरह से काम कर रही है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो पेशेंट है वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर इसके अंदर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं तो फिर जो है क्लिनिकल फेज 1 की जो है जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज़ 1 की तरफ। तो फेज़ 1 के अंदर जो है वो पर्पस होता है ये आइडेंटिफाई करना कि जो भी हम डोज देना चाहते हैं उस डोज की जो है वो कितनी डोज दी जा सकती है, मतलब कि कितनी डोज हम देंगे तब तक कि कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, वो हाईएस्ट डोज क्या है ये पता लगाना, और दूसरी तरफ ये भी पता लगाना कि जो बेसिकली उसका रूट क्या है, किस रूट के थ्रू दी जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि वो इंट्रावेनस दी जानी चाहिए या फिर वो ओरली दी जानी चाहिए, किस तरह से दी जानी चाहिए वो जो है हम उसमें पता कर रहे होते हैं। ये जो है तकरीबन 20 से 100 लोगों के बीच में ट्राई किया जाता है, और ये जो है इसके अंदर कुछ हेल्दी लोग भी हो सकते हैं और कुछ जो है मेडिकल कंडीशन वाले, डिजीज़ वाले लोग भी हो सकते हैं। इसके साथ में जो है इसके अंदर इसको कुछ देने के बाद में हम बहुत कुछ महीनों तक जो है इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उन पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो जल्दी से कैसे वापस उस डोज पर थमा जाए, कुछ और किया जाए। और जो है इसके अंदर एक तरह से जो इस फेज़ के अंदर गुजरती है तो FDA के अकॉर्डिंग जो है तकरीबन 70% जो ड्रग होती है उन्हें अप्रूवल मिल ही जाता है क्लिनिकल फेज़ 2 में जाने के लिए। फेज़ 1 में ये पता लगाने के बाद कि किस रूट से दी जाए और कितनी अमाउंट तक डोज दी जाए, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि अब जो है उसकी एफिकेसी कितनी है, यानी कि जो हम ड्रग दे रहे हैं वो सच में जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो कुछ काम भी करती है कि नहीं करती है, और उससे कोई एडवर्स साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं कहीं पे। तो ये जो है कुछ सैकड़ों लोगों के बीच में ट्राई की जाती है, पर ध्यान रहे इसके अंदर हेल्दी लोग नहीं बल्कि सारे डिजीज़ वाले, मेडिकल कंडीशन वाले लोग लिए जाते हैं। इसको कुछ महीने से लेकर 2 साल तक जो है उन पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, और इसके अंदर जो सक्सेस के चांसेस हैं वो तकरीबन 33% है। तो ये जो है एक तरह से आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि आप हज़ारों लोगों पे जाओ, कुछ सैकड़ों पे आप करके देख लो और आपको पता चल जाए कि हज़ारों के ऊपर जाने पे जो है क्या इफेक्ट हो सकता है। आप थोड़ा बहुत मतलब सोचना स्टार्ट कर दो डायरेक्शन में और फेज़ 3 की तैयारी करो उसी के हिसाब से। फेज़ 3 जो है अगेन इसका पर्पस भी यही है कि जो फेज़ 2 से आ रहे हैं उसका जो है बड़े स्केल पे अब किया जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे एफिकेसी कितनी है और कोई एडवर्स साइड इफेक्ट या कोई भी इस तरह के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, या कोई ऐसे रेयर साइड इफेक्ट जो बाद में जाके पता चले। तो इसी के लिए जो है इसको कुछ महीने से लेकर 4 साल तक जो है स्टैंडर्ड टाइम है तकरीबन तब तक जो है ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। 300 से 3000 तकरीबन लोग लिए जाते हैं इस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जिनकी मेडिकल कंडीशन या कोई डिजीज़ हो रखी है पर्टिकुलरली जो कि उससे रिलेवेंट है आपके ड्रग या वैक्सीन से।
और इसके अंदर जो सक्सेस के चांसेस है वो 25 to 30% रहते हैं। ये वही फेज़ है जिसके अंदर ये भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप पर्टिकुलरली कोई ड्रग दे रहे हैं, आपने बनाया है, तो मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है उसके मुकाबले आपकी ड्रग जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है, कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कम साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये सब देखा जाता है। इसके अलावा जो है इसमें रैंडमाइजेशन भी किया जाता है, यानी कि कुछ रैंडम लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है आपकी स्टडी में, वो एक तरह से सम्मिलित होने के लिए और शामिल होकर जो है उनके ऊपर भी करके देखा जाता है कि जो है वो किस तरह से काम कर रही है। इसका एक और खास बात यह है कि इसे डबल ब्लाइंड फैशन में की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर जो ये एडमिनिस्टर कर रहा होता है ड्रग, उसे नहीं पता होता है कि बेसिकली वो जो है ड्रग एडमिनिस्टर कर रहा है या फिर कोई प्लेसिबो इफेक्ट वाली चीज़ जैसे कोई शुगर पिल या वैसे कर रहा है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में समझा रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ना तो डॉक्टर को पता होता है कि वो क्या ड्रग दे रहा है या फिर कोई शुगर पिल ही है, या फिर ना ही पेशेंट को पता होता है, ताकि एक तरह से कोई भी साइंटिफिक बायसेस जो है वो वहाँ पे नहीं रहे, ताकि ऐसे ना हो कि गलत तरीके से कंक्लूड किया जा सके या डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। अगर यहाँ तक सिचुएशन सही निकलती है, अगर समहाउ आपकी ड्रग बेटर परफॉर्म कर रही है या कंपेरेबल परफॉर्म कर रही है, तो देन एक तरह से स्टैंडर्ड तरीका है, आप FDA को लिखते हैं और वो अगर रिव्यू करता है, उसे सब कुछ सही लगता है, तो फिर जो है वो फेज़ 4 के अंदर जो एंट्री कर सकते हैं। फेज़ 4 वो है जैसे कि आपको मार्केट के अंदर कोई ड्रग मिलना स्टार्ट हो जाती है, वो फेज़ 4 है, क्योंकि उसके बाद में वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि FDA या कोई भी जो है वो उसे छोड़ देंगे कि हाँ मतलब सब सही चल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे हो सकता है कि US के अंदर कोई ड्रग जो है अप्रूव हुई है, वो बहुत सारी कंट्रीज में सही परफॉर्म कर रही है, लेकिन किसी अफ्रीकन कंट्री में वो परफॉर्म अच्छे से ना करे या एडवर्स साइड इफेक्ट दे रही हो। तो बेसिकली जो है सालों तक इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि किन के लिए सूटेबल है और किन के लिए सूटेबल नहीं है। और इसके साथ में जो है रिसर्चर भी जो है वो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई ड्रग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या उसी ड्रग को उठा के किसी और जो है वो पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आज की तारीख में जो है वो कर्क्यूमिन है, जो कि हल्दी है, उसको लोगों ने न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ के लिए भी देखा है और कैंसर के लिए भी देखा है। तो एक तरह से इसको इट्स कॉल्ड अ वंडर ड्रग, कि वो अलग अलग जो है पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो देखते रहते हैं कि क्या किसी और डिजीज़ के साथ में इसकी कोई एफिकेसी निकल के आ रही है क्या। तो अगर इसकी सक्सेस रेट की बात करनी हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 ड्रग से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने जो है वो 100 ड्रग लेके स्टार्ट किया है, तो उनमें से जो है वो तकरीबन वहाँ तक क्लिनिकल फेज 3 तक क्लियर करते हुए, FDA तक अप्रूवल मिलते हुए जो है आपको 5 से 7 ड्रग ही ऐसी होगी जिनको एक्चुअल में मिलेगी, और 95% ड्रग ऐसी होगी जिसकी मतलब जो एक तरह से आपका बनाया हुआ और जो आपने जितनी भी प्री क्लिनिकल स्टडी की थी उसका एक तरह से कोई जो है वो यूज़ नहीं है। तो इतना स्ट्रिंजेंट तरीका होता है कोई भी वैक्सीन या ड्रग किसी को भी मार्केट में लाने से पहले। हाँ, अगर ये बात अलग है कि जैसे कोरोना ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ये सारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको शॉर्टन किया जा सकता है, क्योंकि राइट नाउ यहाँ पे एक तरह से इतनी ज़्यादा इमीडिएट सिचुएशन है कि इतने लंबे टाइम तक के लिए साइड इफेक्ट देखने का जो है FDA या कोई भी एजेंसी हो उसके पास में टाइम नहीं होता है, एंड दे कैन रियली पुट इट ऑन द फास्ट ट्रैक। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।